साथियों, आप सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम बिहार के भूगोल पर चर्चा करेंगे। आज हम ये पहली क्लास ले रहे हैं बिहार ज्योग्राफी की। तो बिहार ज्योग्राफी की सीरीज़ में हम लोग लगातार 7 से 8 क्लासेज में इस पूरे बिहार के भूगोल को पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम बिहार का एक जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर बिहार के भौतिक विभाजन को देखेंगे। अच्छा, ये भौतिक विभाजन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से मेंस में भी प्रश्न आता है। तो ऐसा करेंगे कि बिहार भूगोल को जो टॉपिक आपके मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे। बाकी जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है उसको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ लेंगे। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों चीज़ें हम लोग क्लासेज में कवर कर लेंगे। आपकी डेट भी अनाउंस हो गई है। 17 नवंबर को डेट बीपीएससी ने अनाउंस कर दी है प्रीलिम्स एग्जाम की। तो अब थोड़ा हम लोग प्रीलिम्स पर भी फोकस करेंगे। अभी तक तो मेंस की भी क्लासेज आपकी रेगुलर हो रही थी। हम लोग जीएस पेपर 2 का पॉलिटी सेक्शन पढ़ रहे थे, उसमें से कई क्लासेज हो चुकी हैं। लगभग पॉलिटी सेक्शन आपका कवर होने वाला है। तो अब हफ्ते में हम लोग मेंस की क्लासेस को कुछ कम करेंगे और प्रीलिम्स की क्लासेस पर फोकस करेंगे। कल आपको एक डिटेल प्लान दे देंगे कैसे हम लोगों को प्रीलिम्स की क्लासेज अब पढ़नी है, कैसे आपको तैयारी करनी है। हम और आप दोनों के सहयोग से इस बार की 17वीं बीपीएससी एग्ज़ाम को फोड़ना है, चाहे वो प्रीलिम्स एग्जाम हो चाहे वो मेंस एग्जाम हो। तो हम लोग कल इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोगों को आगे प्रीलिम्स के लिए अब तैयार होना है। फिलहाल क्लास को अपनी देख लेते हैं। बिहार के भूगोल में सबसे पहले तो आपको बिहार का ज्योग्राफिकल मैप पता होना चाहिए। जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ें, चाहे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ें, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ें या बिहार का भूगोल पढ़ें, तो सबसे पहले उसकी भौगोलिक स्थिति हमको ज़रूर पता होनी चाहिए। ज्योग्राफी में बेसिकली हम लोग पढ़ते ही हैं उसका भूगोल यानी उसकी भौगोलिक स्थिति को। तो बिहार को आपको अच्छे से स्टडी करना है। कौन सा ज़िला कहाँ पर है बिहार का, उत्तर प्रदेश के साथ कौन से ज़िले साझा करते हैं। ऊपर उत्तर की तरफ नेपाल के साथ बिहार बाउंड्री टच करता है, तो बिहार के कौन से ज़िले नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। पूर्व में देखेंगे पश्चिम बंगाल और नीचे झारखंड है। तो सभी राज्यों और नेपाल जो देश है इसके साथ बिहार के कौन कौन से ज़िले सीमा साझा करते हैं, और उसके अलावा भी अन्य जो ज़िले हैं उनकी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। ये इतना आप काम कर लेंगे तो आगे बिहार की ज्योग्राफी को पढ़ना और भी आसान हो जाएगा। जो बच्चे इस संकल्प बैच के प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रीलिम्स मेंस दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं। 6306473800 नंबर दिया गया है, इस पर कॉल और मैसेज करके आप इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। फीस इसकी केवल हमने 499 रखी है, जिसमें आपकी जो है पूरी प्रिपरेशन करा दी जाएगी। तो ये आपके हो गए हैं बिहार का ये ज्योग्राफिकल मैप है। इसमें हम लोग देख लेते हैं नेपाल के साथ बिहार के 7 डिस्ट्रिक्ट सीमा साझा करते हैं। टोटल लेंथ बिहार की जो नेपाल के साथ लगती है वो है 729 किलोमीटर। कौन से ज़िले हैं, तो हम लोग पश्चिम से पूरब की तरफ आएंगे। ये क्रम भी आपको पता होना चाहिए। लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न में जिस तरीके से अब प्रश्न आपके बन रहे हैं तो ये आपको क्रम पता होना चाहिए। तो पश्चिम से पूरब की तरफ आएंगे तो सबसे पहले आपको पश्चिमी चंपारण मिलेगा, then पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये आपको 7 डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे जो नेपाल के साथ बाउंड्री टच करते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। फिर पूर्व की तरफ देखेंगे पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के 3 जिले सीमा साझा करते हैं, जिनमें सबसे उत्तर में है किशनगंज, उसके नीचे है पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार ये 3 जिले हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। किशनगंज एक कॉमन ये डिस्ट्रिक्ट हो गया जो नेपाल के साथ और इधर पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। फिर नीचे आप दक्षिण की तरफ देखेंगे तो झारखंड है। झारखंड के साथ 8 बिहार के ज़िले सीमा साझा करते हैं, जिसमें हम लोग फिर से पश्चिम से पूरब की तरफ आएंगे तो आपको मिलेगा रोहतास, उसके बाद औरंगाबाद, फिर गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। ये 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जो झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। कटिहार डिस्ट्रिक्ट ये कॉमन डिस्ट्रिक्ट हो जाता है जो झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। फिर आते हम लोग पश्चिम की तरफ देखेंगे तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के साथ भी बिहार के 8 जिले सीमा साझा करते हैं। तो 2 ऐसे राज्य हैं जिनके साथ बिहार के 8 डिस्ट्रिक्ट सीमा साझा करते हैं। एक है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा है आपका झारखंड। उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो हम लोग उत्तर से दक्षिण की तरफ आएंगे। सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मिलेगा पश्चिमी चंपारण जो यूपी के साथ बाउंड्री लगाता है, उसके बाद गोपालगंज, नीचे सिवान मिलेगा, फिर छोटा सा हिस्सा सारण का लगता है उत्तर प्रदेश के साथ, भोजपुर का लगता है, बक्सर और कैमूर। फिर ये छोटी सी आप नोक देख रहे हैं रोहतास की जो उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री टच करती है। तो ये 8 जिले हो गए जो उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के साझा करते हैं। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। यहाँ पर आप देख रहे हैं रोहतास एक कॉमन डिस्ट्रिक्ट हो जाता है जो उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। ऊपर पश्चिमी चंपारण है जो उत्तर में नेपाल से सीमा साझा करता है और इधर पश्चिम की तरफ उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। तो ये आपको कम से कम पहली चीज़ तो बाउंड्री पता होनी चाहिए, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। इसके बाद आपको बिहार का एक्सटेंशन पता होना चाहिए, यानी इसका विस्तार कितना है अक्षांशीय और देशांतर के संबंध में। इसका PDF अच्छा आपको हमारे संकल्प बैच में मिल जाएगा। पश्चिमी चंपारण में इसका सबसे नदन पॉइंट मिलता है, ये देख लीजिए आप लोग, 27 डिग्री 31 मिनट 15
सेकंड के उत्तरी अक्षांश पर आपको इसका सबसे उत्तरी जिला मिलेगा पश्चिमी चंपारण, और इसका जो सबसे दक्षिणी जिला है, जो सबसे सदर्न पॉइंट का एक्सटेंशन है बिहार का, वो आपको मिलेगा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश पर। ये गया में मिलेगा। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि बिहार का सबसे उत्तरी जिला है पश्चिमी चंपारण और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, गया है। और दोनों का आप लोग अक्षांशी विस्तार देख लीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों जगह ही उत्तरी अक्षांश हमने लिखा है। इसका कारण क्या है? ग्लोब पर जब आप भारत की अवस्थिति देखते हैं तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए हम लोग जब अक्षांशी विस्तार देखते हैं, चाहे आप भारत का पढ़ें, चाहे बिहार का पढ़ें या किसी भी राज्य का पढ़ेंगे, तो उस राज्य का जो दक्षिणी पॉइंट होगा उसमें भी हम लोग उत्तरी अक्षांश ही लिखेंगे, क्योंकि भारत की जो अवस्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध की है। इसी तरीके से देशांतर में भी पूर्वी गोलार्ध होने के कारण हम लोग पूरा पश्चिम दोनों के एक्सटेंशन में ही पूर्वी देशांतर को नोट डाउन करते हैं। तो भारत का हमने उत्तर और दक्षिण का एक्सटेंशन देख लिया। सबसे उत्तर में आपको पश्चिमी चंपारण में 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड का पॉइंट मिलेगा, सबसे नदन पॉइंट, और सबसे सदर्न पॉइंट आपको गया में मिलेगा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड के उत्तरी अक्षांश में, जहां से बिहार का उत्तरी दक्षिणी एक्सटेंशन स्टार्ट होता है। उसी तरीके से पूरा पश्चिम का हम लोग एक्सटेंशन देखेंगे तो सबसे पूर्व में आपको कैमूर डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है। ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट में सबसे इसका पश्चिमी पॉइंट मिलेगा, जहाँ से बिहार का विस्तार शुरू होता है। और ये जो देशांतर है, खड़ी जो लाइनें होती हैं ग्लोब पर उनको देशांतर कहते हैं, जो लेटी हुई लाइनें होती हैं उसको अक्षांश कहते हैं। तो ये जो उत्तर दक्षिण की तरफ जो लाइन खींची जाती है उसको देशांतर कहते हैं। तो बिहार का जो देशांतरी एक्सटेंशन शुरू होता है वो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से शुरू होता है। और ये अगर सबसे इसका पूर्वी एक्सटेंशन देखेंगे तो आपको मिलेगा किशनगंज में 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पर। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? किशनगंज है। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण है। और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? गया है। और इनका एक्सटेंशन पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए अक्षांश और देशांतर के संदर्भ में, राइट। चलिए अब देख लेते हैं कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट। जैसे बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। एरिया को हम लोग किलोमीटर स्क्वायर में ही लिखते हैं, वर्ग किलोमीटर में, तो ये चीज़ आप लोगों को पता ही होगी। तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो ये 2.86% है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टोटल जो एरिया है बिहार का वो है 94,163 वर्ग किलोमीटर, और ये एरिया भारत के कुल एरिया का 2.86% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो राज्यों के संदर्भ में देखेंगे तो 12वां सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन अगर लद्दाख यूनियन टेरिटरी को भी शामिल कर लेंगे तो समग्र रूप से बिहार 13वें स्थान पर आता है। तो अगर केवल राज्यों के संदर्भ में पूछेंगे तो 12वें नंबर पर, अगर यूनियन टेरिटरी को भी शामिल कर लेंगे तो जो लद्दाख का एरिया है वो बिहार के क्षेत्रफल से अधिक हो जाता है। इसलिए जब लद्दाख यूनियन टेरिटरी को शामिल करते हैं तो बिहार का जो क्षेत्रफल है ओवरऑल भारत के पर्सपेक्टिव में वो 13वें नंबर पर आ जाता है। जनसंख्या बिहार की कितनी है? ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, क्योंकि अभी नई जनगणना के आंकड़े आए नहीं हैं। तो जनसंख्या अभी भी यही रहेगी 2011 की जनगणना वाली। कितनी है? 10,40,99,452। मोटी मोटा अगर देखेंगे तो 10.41 करोड़ आप कह सकते हैं। ये बिहार जो है वो भारत का थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट है। थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट है बिहार। जनघनत्व के मामले में देखें तो बिहार जो है वो सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है। अच्छा, इसमें यूनियन टेरिटरी को हम इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर यूनियन टेरिटरी को आप इन्वॉल्व करते हैं तो देखते हैं घनत्व सबसे ज़्यादा भारत में दिल्ली का है। तो हम यहाँ पर स्टेट वाइज काउंट कर रहे हैं। तो स्टेट वाइज में सबसे ज़्यादा जो घनत्व है वो बिहार का है। कितना? 11,006 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर एरिया में 1106 व्यक्ति रहते हैं। तो बिहार का ये जनघनत्व हो गया 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, राइट। बाढ़ प्रवण क्षेत्र आप जानते हैं बिहार में जो है नदियाँ अपने उफान में रहती हैं, और बिहार का लमसम 73.7% एरिया जो है वो बाढ़ से प्रभावित रहता है। टोटल एरिया देखें तो 68,800 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया बिहार में जो है वो बाढ़ग्रस्त रहता है। बिहार के कुल भूभाग का 73.7%। ये सभी डाटे इंपॉर्टेंट है जब हम मेंस एग्जाम में आपदा प्रबंधन या फिर अन्य एग्रीकल्चर सेक्टर रिलेटेड जब हम प्रश्न लिखते हैं और प्रॉब्लम को बताते हैं तो हम लोग इस तरीके के पॉइंट को नोट डाउन करते हैं और अपने पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए आंकड़े देते हैं। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आंकड़े इंपॉर्टेंट है। बाढ़ प्रवण क्षेत्र 68,800 किलोमीटर स्क्वायर है। टोटल एरिया का 73.7%। भारत के कुल भूभाग का अगर बाढ़ प्रवण क्षेत्र देखें तो 17.2% क्षेत्र आता है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। मतलब भारत का टोटल एरिया जो बाढ़ से ग्रसित है उसमें बिहार का जो एरिया आ जाता है वो 17.2%। ओवरऑल बिहार राज्य का कितना परसेंट क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित है? तो 73.7%। एरिया वाइज देखेंगे तो 68,800 किलोमीटर स्क्वायर। बिहार की भूमि समुद्र तल से औसत रूप से 173 फीट यानी लगभग 53 मीटर जो है वो ऊंची है।
अब हम लोग बिहार का भौतिक विभाजन देख लेते हैं। बिहार के भौतिक विभाजन को हम लोग 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। जैसे हमने इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट किया था उसी तरीके से बिहार ज्योग्राफी को भी पढ़ेंगे, ताकि पढ़ने में आसानी हो और अच्छी कनेक्टिविटी बन सके। और ये भौतिक विभाजन आपके मेंस एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा इसे हम लोग डिटेल में देखेंगे। और जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो कई सारी चीज़ें, जब आगे हम खनिज संसाधनों को पढ़ेंगे, तो जैसे अभी हम भूगर्भिक संरचना आपको पढ़ाएंगे चट्टानों की संरचना के आधार पर, तो कई सारे खनिज संसाधन जो हैं आपको यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। तो 2 भागों में बिहार के भौतिक विभाजन को डिवाइड करेंगे। पहला है भूगर्भिक संरचना, इसमें हम चट्टानों के आधार पर देखते हैं। और दूसरा भू आकृतिक संरचना के आधार पर, जिसमें हम लोग देखते हैं कि उत्तर पश्चिम का तराई क्षेत्र यानी कैसी भू आकृति है। तो तराई क्षेत्र जिसमें शिवालिक श्रेणी हम देखते हैं, फिर गंगा का मैदान, उसके नीचे दक्षिण का सीमांत पठारी क्षेत्र। तो बिहार को हम 3 भू आकृतिक प्रदेशों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे उत्तर वाला हिस्सा शिवालिक श्रेणी रेंज में आ जाता है, फिर उसके नीचे गंगा का मैदान, और बिहार का जो दक्षिण वाला हिस्सा है वो पेनिनसुलर प्लेटो के अंतर्गत आ जाता है, यानी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो उसको हम लोग बिहार का जो है दक्षिणी सीमांत पठार क्षेत्र के अंतर्गत देखते हैं। तो 3 भू आकृतिक प्रदेश हो गए। और भूगर्भिक संरचना के आधार पर बिहार में आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलेंगी, विंध्य क्रम की चट्टानें मिलेंगी, टर्सरी क्रम की चट्टानें और क्वार्टरनी क्रम की चट्टानें मिलेंगी। तो 4 भागों में मुख्य रूप से हम भूगर्भिक संरचना के आधार पर बिहार को डिवाइड कर सकते हैं। अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले धारवाड़ क्रम की चट्टानें देख लेते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का जो बनने का जो निर्माण काल है वो है प्री कैम्ब्रियन काल। इसकी अवस्थिति अगर बिहार में देखेंगे तो दक्षिण पूर्वी जो बिहार है, अब दक्षिण पूर्वी बिहार जैसे मैंने कहा, अगर आपको मैप पता होगा तो आप खट से जो है दक्षिण पूर्वी की तरफ पहुंच जाएंगे। ये है बिहार का दक्षिण वाला हिस्सा, और दक्षिण वाला हिस्सा ये है। और पूरब कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो जमुई, बांका, मुंगेर, नवादा, ये सब दक्षिण पूर्वी बिहार के हिस्से हैं। तो जो धारवाड़ क्रम की आपको चट्टानें मिलेंगी इस दक्षिण पूर्वी बिहार में मिलेंगी, जिसमें आप मुंगेर, जमुई, नवादा और गया में देख सकते हैं। अच्छा, धारवाड़ की क्रम की जो चट्टानें हैं वो खनिजों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे ज़्यादा खनिज जो है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही मिलते हैं। इसीलिए आप लोग देखेंगे कि दक्षिण पूर्वी बिहार का जो हिस्सा है वो खनिज संसाधन से संपन्न है, जिसमें मुख्य रूप से आप अभ्रक के निक्षेप देखेंगे। अब आप लोग अभ्रक के निक्षेप देख लिए कि ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में आते हैं। अब आपसे बिहार में पूछ लिया जाए कि अभ्रक निम्नलिखित में से किस जिले में मिलता है। अब आपको जिला नहीं पता है और आपको ऑप्शन में दे दे पश्चिमी चंपारण, भोजपुर, सुपौल और एक दे दे आपको जमुई या गया दे दे, तो आप कहाँ पर जाएंगे? आपको एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन आपको इतना पता है कि ये दक्षिण पूर्वी बिहार में अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। तो आप दक्षिण पूर्व का जो जिला देखेंगे उसको क्या कर देंगे, सही मान लेंगे, बाकी के ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर देंगे। ये होती है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों को देख लिया, इसकी अवस्थित दक्षिण पूर्वी बिहार में है। प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था। और महत्व क्या है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का, अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण खनिज भी आपको यहीं से मिलेंगे, जैसे सोना वगैरह हो गया, ये भी आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलते हैं। और सोना के बारे में देखते हैं तो जमुई जो है सोने के लिए जो है फेमस है, सोने के खनिज संसाधन के लिए। तो ये सारी चीज़ें जब हम खनिज संसाधन पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होंगी। विंध्य क्रम की चट्टानें देख लेते हैं। विंध्य क्रम की चट्टानों में हमने इंडियन ज्योग्राफी में बताया था कि विंध्य क्रम की चट्टानें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। इनका निर्माण भी प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। अब अवस्थिति देख लीजिए, अब आपको जहाँ पर बिहार के जिन डिस्ट्रिक्टों में, जिस क्षेत्र में विंध्य क्रम की चट्टानें आएंगी, अब समझ जाइएगा उस डिस्ट्रिक्ट में जो है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर आपको मिलेगा। तो जब भी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि बिहार के किस जिले में चूना पत्थर मिलता है, तो आप विंध्य पर्वत श्रेणियों के हिस्से को आप देखेंगे। तो विंध्य पर्वत माफ़ कीजिए, विंध्य क्रम की जो चट्टानें हैं वो दक्षिण पश्चिम बिहार में मिलेंगी। अब दक्षिण पश्चिम बिहार का कौन सा हिस्सा है, फिर मैप में आइए और देखिए दक्षिण पश्चिम, ये आपका दक्षिण हो गया। पश्चिम कौन सा हो गया, ये जो कैमूर रोहतास वाला एरिया है ये हो गया। तो विंध्य क्रम की चट्टानें आपको कैमूर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगी। कैमूर और सोन नदी घाटी में जो रोहतास है यहाँ पर आपको मिलेगी विंध्य क्रम की चट्टानें। और विंध्य क्रम की चट्टानों का महत्व क्या है, बालू व चूना पत्थर, पायराइट के यहाँ पर निक्षेप मिलते हैं। तो बालू पत्थर, चूना पत्थर, पायराइट के बारे में जब भी पूछेगा तो कैमूर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट को आप सही लगाएंगे, बाकी ऑप्शनों को आप एलिमिनेट करेंगे, राइट। अगला है टर्सरी क्रम की चट्टानें। टर्सरी क्रम की चट्टानें ये तृतीय कल्प में हुई थी। तृतीय कल्प को हम लोग टर्सरी कहते हैं और क्वार्टरनी को कहते हैं चतुर्कल्प। क्वार्टर का मतलब ही होता है चतुर्थ और टर्सरी का मतलब होता है तीसरा हिस्सा। तो तृतीय कल्प में निर्माण हुआ था प्लिस्टोसीन काल में टर्सरी क्रम की चट्टानों का। बिहार के हिमालयी तराई क्षेत्र में आप इनकी अवस्थिति देखेंगे। अब बिहार का जो हिमालय का तराई क्षेत्र है, तो तराई क्षेत्र ये शिवालिक श्रेणी में पड़ता है, जो सबसे उत्तर वाला होगा। जब हम लोग हिमालय पढ़ रहे थे तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय, उसके बाद वृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर हम लोग शिवालिक हिमालय पढ़ते हैं सबसे नीचे। ये शिवालिक की श्रेणियाँ आपको बिहार के सबसे उत्तरतम हिस्से में मिलेंगे। और सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट जो बिहार का है वो कौन सा है, पश्चिमी चंपारण है। तो बिहार का जो टर्सरी क्रम की चट्टानें आपको मिलेंगी ये बिहार के हिमालयी तराई क्षेत्र में मिलती है। और हिमालयी तराई क्षेत्र बिहार का कौन सा है, मुख्यतः पश्चिमी चंपारण। यहाँ पर आपको सोमेश्वर की पहाड़ी भी मिलेंगी।
महत्व क्या है इसका, चूना व बालू पत्थर टर्सरी क्रम की चट्टानों में भी मिलता है और कांग्लोरोमेट के निक्षेप और संभावित तेल भंडार भी यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि पश्चिमी चंपारण इस हिमालय के तराई क्षेत्र में तेल भंडारण की संभावना है। तो संभावित तेल भंडार, चूना बालू पत्थर, कांग्लोमरेट के निक्षेप आपको इस टर्सरी क्रम की चट्टानों में मिलेंगे। और बिहार में टर्सरी क्रम की चट्टानें कहाँ पर मिलेंगी, तो बिहार के हिमालयी तराई क्षेत्र। बिहार का हिमालयी तराई क्षेत्र कौन सा मुख्य जिला आता है, तो उसमें पश्चिमी चंपारण। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों में जो चतुर्थ क्लब में बनी थी। निर्माण इसका प्लिस्टोसीन और होलोसीन काल में हुआ था। होलोसीन काल ये लेटेस्ट पीरियड है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि अभी जो भारत की नई आकृतिक संरचनाएं बन रही हैं, बेसिकली जो मैदान बन रहे हैं वो सभी होलोसीन काल में आते हैं। तो बिहार का जो मैदानी क्षेत्र है, जो गंगा का मैदान है, वो क्वाटरनरी क्रम में बना था, गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जो अवक्षेप है उनके द्वारा। अच्छा, गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं ये जलोढ़ अवसाद होते हैं और जलोढ़ अवसाद से जो मैदान बनता है, जो यहाँ की मिट्टी होती है वो अत्यंत उपजाऊ होती है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख लिया है। भूगर्भिक संरचना 4 भागों में डिवाइड किया, धारवाड़, विंध्य, टनसनरी और क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। कब कब इनका निर्माण हुआ है, कहाँ इनकी अवस्थिति है और इनके महत्व के बारे में देखा। तो अगर मेंस एग्जाम में भी प्रश्न आ जाता है कि बिहार के भौतिक विभाजन के बारे में टिप्पणी कीजिए, तो आप लोग आसानी से इसको 2 भागों में डिवाइड करके अलग अलग फिर इनको हम लोग एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। राइट, अब देखते हैं बिहार की भू आकृतिक संरचना देखेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले उत्तर पश्चिम का तराई क्षेत्र, गंगा का मैदान, उसके बाद फिर दक्षिण का सीमांत पठारी क्षेत्र देखेंगे। बिहार को मुख्यतः 3 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले उत्तर पश्चिम का तराई क्षेत्र जो शिवालिक श्रेणी में स्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः पश्चिमी चंपारण में मिलेगा, जैसा कि हमने अभी आपको बताया टर्सरी क्रम की जब चट्टानें पढ़ा रहे थे कि हिमालय के तराई क्षेत्र में वो मिलती हैं। और हिमालय का तराई क्षेत्र में कौन सा जिला मुख्य रूप से आता है, पश्चिमी चंपारण। त्रिवेणी नहर से भिकना ठोरी दर्रे तक उत्तर पश्चिम का तराई क्षेत्र फैला हुआ है। एरिया वाइज में देखेंगे तो 932 किलोमीटर के आसपास। उत्तर पश्चिम के तराई क्षेत्र को भी 3 उपभागों में डिवाइड करके देख सकते हैं आप, जिसमें सोमेश्वर की श्रेणी ये सबसे बिहार का उच्चतम श्रेणी है। उसके बाद रामनगर दून, फिर हरहा घाटी। तो इसको हमने उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाया है और इस उत्तर पश्चिम के तराई क्षेत्र को डिवाइड करके 3 उपभागों में डिवाइड करेंगे। सबसे ऊपरी हिस्सा आपको मिलेगा सोमेश्वर, फिर रामनगर दून, फिर उसके नीचे हरहा घाटी। सोमेश्वर श्रेणी में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यह पश्चिम में त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग में भिगना ठोरी तक लगभग 75 किलोमीटर स्क्वायर में विस्तृत है। बिहार की जो उच्चतम श्रेणी है वो इसी सोमेश्वर श्रेणी में स्थित है, उसका नाम है फोर्ट सोमेश्वर, लगभग 874 मीटर है। तो ये 874 मीटर का डाटा भी आपसे पूछा जाता है। बिहार की उच्चतम श्रेणी सोमेश्वर की श्रेणी है। कहाँ से कहाँ तक फैली है, तो त्रिवेणी नहर। अब ये त्रिवेणी नहर कहाँ पर आ जाता है, पश्चिमी चंपारण, कई बार पूछा जा चुका है। तो इस पश्चिमी चंपारण में त्रिवेणी नहर जो पश्चिमी हिस्सा है, इसके शीर्ष भाग से भिकना ठोरी तक, भिकना ठोरी एक आपको दर्रा मिलेगा, यहाँ तक जो है फैली हुई है सोमेश्वर श्रेणी। बिहार की उच्चतम श्रेणी है, 874 मीटर की इसकी सर्वोच्च चोटी है, जिसको हम लोग फोर्ट सोमेश्वर के नाम से जानते हैं। यह श्रेणी बिहार और नेपाल के बीच सीमा निर्धारण भी करती है, क्योंकि पश्चिमी चंपारण आप जानते हैं नेपाल की सीमा से सटा हुआ जिला है। तो ये जो सोमेश्वर की श्रेणी है ये बिहार और नेपाल के बीच सीमा को भी निर्धारित करती है। नेक्स्ट है रामनगर दून। रामनगर दून ये शिवालिक की दक्षिण श्रेणी का निम्न पहाड़ी भाग है, हरहा नदी घाटी के दक्षिण में अवस्थित है। तो सबसे हिमालय का जो तराई क्षेत्र है बिहार में, उसका जो सबसे दक्षिणतम हिस्सा है वो है रामनगर दून। बीच में पड़ता है दून घाटी, जिसको हम हरहा नदी घाटी भी कहते हैं। ये सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के मध्य स्थित है। तो हमने बिहार का जो उत्तर पश्चिम का तराई क्षेत्र है उसको 3 भागों में डिवाइड किया। सोमेश्वर श्रेणी जो बिहार का सबसे उच्चतम हिस्सा है, और इसी में आपको बिहार की सबसे उच्चतम चोटी फोर्ट सोमेश्वर मिलती है, 874 मीटर। उसके बाद आता है हरहा नदी घाटी, जो हरहा नदी घाटी के जो नीचे स्थित है रामनगर दून, इसको डिवाइड करता है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इन्हें आप लोग याद रखिएगा। सोमेश्वर श्रेणी में एक चीज़ और आपको याद रखनी है, इसमें आपको कुछ प्रमुख दर्रे मिलते हैं, जैसे मरवट, भिकना ठोरी और सोमेश्वर दर्रा स्वयं। तो 3 प्रमुख दर्रे हैं सोमेश्वर श्रेणी में, मरवट, भिकना ठोरी और सोमेश्वर दर्रा। अब हम लोग गंगा के मैदान को देख लेते हैं। गंगा का मैदान लगभग 90,650 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, यानी राज्य के कुल भूभाग का 95% आपको ये मिलेगा। कुल भूभाग कितना था, अभी हमने ऊपर बताया था, 94,163 वर्ग किलोमीटर। इस 94,163 वर्ग किलोमीटर में जो गंगा का मैदान है वो कितना है, वो है 90,650 किलोमीटर स्क्वायर, लगभग कुल भूभाग का 95%। गंगा के मैदान का जो ढाल है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ है। इसका औसत ढाल लगभग 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है, यानी 1 किलोमीटर में आप 6 सेंटीमीटर का ढाल देखेंगे, कुछ इस तरीके से उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ। राइट,
अब गंगा के मैदान को भी दो भागों में हम डिवाइड कर लेंगे, एक उत्तरी गंगा का मैदान, दूसरा हो जाएगा दक्षिणी गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा का मैदान का जो क्षेत्रफल है वो 56,980 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी इस 90,650 किलोमीटर में 56,980 किलोमीटर स्क्वायर उत्तर गंगा का मैदान है। कुल अगर प्रतिशत में देखेंगे तो 52.27%। तुलनात्मक रूप से अगर हम कह सकते हैं कि उत्तरी गंगा का जो मैदान है वो दक्षिणी गंगा के मैदान से अधिक है, क्योंकि 52% हिस्सा आपको उत्तरी गंगा का मैदान मिलेगा, बाकी गंगा के मैदानी क्षेत्र का जो 42.73% है वो दक्षिणी गंगा का मैदान है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है कि उत्तरी गंगा का मैदान दक्षिणी गंगा के मैदान से अधिक है एरिया वाइज में। विस्तार देख लेते हैं उत्तरी गंगा का मैदान। तो उत्तर के जो ज़िले हैं वो आपको उत्तरी गंगा के मैदान में आ जाएंगे, जिसमें भागलपुर, सहरसा, दरभंगा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान। तो मैप में आप देख सकते हैं ऊपर का जो ये क्षेत्र है गोपालगंज, सिवान, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, ये सभी जो है वो गंगा के मैदान के हिस्से हैं उत्तरी वाला। यहाँ पर आपको कुछ प्रमुख नदियाँ मिलेंगी जो हिमालय से निकल कर आती हैं नेपाल होते हुए, जिसमें कोसी है, बागमती है, बूढ़ी गंडक है, महानंदा है। ये सभी गंगा की सहायक नदियाँ हैं जो हिमालय से निकल कर आती हैं, बाद में गंगा में मिल जाती हैं। तो यहाँ पर आपको प्रमुख नदियाँ मिलेंगी कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक और गंडक नदी, फिर महानंदा। उत्तरी मैदानी भाग को बागमती नदी दो भागों में डिवाइड करती है। इस चीज़ को आप याद रखना कि उत्तरी मैदानी भाग को भी बागमती जो नदी है वो दो भागों में डिवाइड करती है। इस चीज़ को आप याद रखना। यानी ये अगर मान लीजिए उत्तरी गंगा का ये मैदान है तो इसको जो डिवाइड करती है वो कौन सी नदी है? बागमती नदी है। उत्तरी गंगा के मैदान को भी हम चार भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। आप जानते हैं एक तो तराई का क्षेत्र होता है मैदानों में, उसके बाद बांगर का क्षेत्र, फिर खादर का क्षेत्र, और एक आपको चीज़ यहाँ पर और याद रखनी है जिसको हम चौर या मन कहते हैं। तराई, बांगर, खादर तो आप इंडियन ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। तराई से पहले भी एक क्षेत्र होता है, उसको कहते हैं हम लोग भाबर क्षेत्र। तो भाबर क्षेत्र में बेसिकली तराई वाले क्षेत्र को यहाँ पर काउंट कर लिया जाता है। तो तराई का क्षेत्र ये दलदली क्षेत्र होता है। शिवालिक श्रेणी के नीचे जब मैदान स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे पहले आपको कौन सा क्षेत्र मिलता है? भाबर का, जो बड़े बड़े चट्टानों वाला क्षेत्र होता है जहाँ पर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं उन चट्टानों के नीचे। हमने इंडियन ज्योग्राफी में उसको डिटेल से पढ़ाया था। भाबर के बाद जो शुरू होता है वो तराई का हिस्सा शुरू होता है, जहाँ पर आप दलदली क्षेत्र देखेंगे जो गन्ना की फसल के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो बिहार का जो मैदान है, उत्तरी मैदान है, उसको चार भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे तराई का मैदान, उसके नीचे बांगर का जो मैदान होता है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का होता है। जो खादर का मैदान होता है नई जलोढ़ मिट्टी का होता है। पुरानी जलोढ़ का मिट्टी बेसिकली बाढ़ आती है और बाढ़ के द्वारा दूर तक नदियों का पानी जाता है तो अपने साथ अवसाद लेके जाता है। धीरे धीरे क्या करता है वो अवसाद जो है दूर नदी के जमा होता रहता है और एक टीले के रूप में बन जाता है। फिर वहाँ पर नदी जो है नहीं पहुँच पाती है, कुछ समय के बाद काफ़ी ऊंचा टीला बन जाता है और धीरे धीरे ये जो जलोढ़ मिट्टी है पुरानी हो जाती है तो इसकी उपजाऊता भी धीरे धीरे कम हो जाती है। तो वही पुरानी जलोढ़ का जो मैदान होता है उसको हम लोग बांगर कहते हैं। और उसके बाद जो नदी के पास वाला हिस्सा होता है जहाँ पर हर साल बाढ़ आती है और नई उपजाऊ मिट्टी वहाँ पर जाती है, तो वैसे मैदान को कहते हैं नई जलोढ़ का मैदान, जिसको हम लोग ज्योग्राफी के टर्म में कहते हैं खादर का मैदान। तो बांगर का मैदान पुरानी जलोढ़ का मैदान, खादर का मैदान नई जलोढ़ का मैदान। फिर उसके नीचे आपको मिलता है चौर या मन। चौर या मन क्या होता है? तो उत्तरी गंगा मैदान की निम्न भूमि जो वर्षा के समय पानी से भरी रहती है उसको कहते हैं चौर या मन। चौर बेसिकली निम्न भूमि है और जो मन होता है वो गोखिर झील की आकृतियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। गोखिर झील मतलब नदी जब विसर्पण करती है कुछ इस तरीके से जिग जैग में, तो विसर्पण करते हुए कभी कभी होता है कि यहाँ पर अपना पानी छोड़ देती है और ये फिर सीधा निकल जाती है। तो ये जो पानी अलग हो जाता है विसर्पण के द्वारा नदी का और यहाँ पर एक झील या तालाब टाइप का बन जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गोखुर झील कहते हैं, मन कहते हैं। और ये सभी चीज़ें आपको निम्न भूमि, गंगा के निम्न भूमि में आपको मिलेंगी, जिसको हम लोग कहते हैं चौर। तो यहाँ पर चौर और मन की आकृतियाँ मिलती हैं, ये चीज़ आप लोग याद रखना। चौर और मन क्या होता है? ये उत्तरी गंगा मैदान की निम्न भूमियाँ हैं जहाँ पर पानी भरा रहता है। इस मैदानी भाग को तीन प्रमुख दोआबों में भी डिवाइड कर सकते हैं। दोआब क्या होता है? दो नदियों की बीच की भूमि होती है। तो गंगा और माफ़ कीजिए घाघरा और गंडक दोआब, घाघरा और गंडक दोआब, उसके बाद गंडक और कोसी दोआब, फिर कोसी और महानंदा दोआब। तो आप लोग अगर पश्चिम से पूरब की तरफ आएंगे तो नदियों का ये कुछ क्रम है। सबसे पहले आपको घाघरा मिलेगी, फिर गंडक मिलती है, फिर कोसी नदी मिलती है, देन महानंदा मिलती है। तो दो नदियों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं दोआब। तो तीन मुख्य दोआब आपको उत्तरी गंगा के मैदान में आपको मिलेंगे। तो घाघरा और गंडक दोआब हो गया, फिर उसके बाद गंडक कोसी दोआब, फिर कोसी और महानंदा दोआब। यह नदियों के मध्य बड़े बड़े दियार प्रदेश मिलते हैं। दियार प्रदेश या दियार भूमि क्या होती है? तो गंगा नदी के बीच में बालू या गाद से बना ऊंचा टीला होता है। तो ये जो दियारा भूमि है ये भी आपको उत्तरी गंगा के मैदानों में मिलते हैं। दियारा भूमि या दियारा प्रदेश क्या होता है? ये प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। तो गंगा नदी के बीच जो बालू व गाद सिल्ट से ऊंचा टीला क्षेत्र बन जाता है उसी को हम लोग दियारा भूमि कहते हैं।
उत्तरी मैदान जानते हैं कि ये बाढ़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा आती है, तो उत्तरी मैदान जो है बाढ़ की विभीषिका से ग्रसित है। और कोसी नदी जो है उसको बिहार का शोक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कोसी नदी जो है वो एक तो उसका जो प्रवाह है वो बहुत तेज़ है, दूसरी तरीके से वो जिगजैग रूप में बहती है। तो जब उसमें पानी आता है तो इसका पानी जो है नदी से ओवरफ्लो होकर बाढ़ का विकराल रूप ले लेता है। तो उत्तरी मैदान में आप जानते हैं कोसी नदी बहती है, इसलिए हम लोग बाढ़ की विभीषिका से ग्रसित क्षेत्र भी उत्तरी गंगा के मैदान को कहते हैं। यहाँ पर जो प्रमुख नदियाँ बहती हैं कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक, महानंदा। बागमती उत्तरी गंगा के मैदान को दो भागों में डिवाइड करती हैं। 3 यहाँ पर मुख्य दोआब हैं। दोआब का मतलब जो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, घाघरा गंडक का दोआब, गंडक कोसी का दोआब और कोसी फिर महानंदा का दोआब। महानंदा के बारे में एक चीज़ और याद रख लीजिए कि जो महानंदा है वो गंगा की सबसे पूर्व में मिलने वाली सहायक नदियाँ है। ये चीज़ भी आपसे पूछी जाती है, तो याद रखना। अब हम लोग देख लेते हैं दक्षिणी गंगा का मैदान। तो इसका जो एरिया है वो है 33,670 किलोमीटर। कुल मैदानी क्षेत्र का 42.73%। विस्तार गंगा नदी के दक्षिण से छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग तक आपको मिलेगा। यह मैदानी भाग पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में अधिक चौड़ा है। इस चीज़ को याद रखना कि मैदानी जो भाग है वो पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में जो है अधिक चौड़ा है। पश्चिम में वैसे भी मैदान चौड़े हैं, ओवरऑल भी अगर हम लोग देखते हैं तब भी। दक्षिणी मैदान ये गिरिया, बराबर, जेठियन, रामशिला, गया, राजगीर, शेखपुर की पहाड़ियों से घिरा हुआ त्रिभुजाकार मैदान है। इसे आप लोग याद रखना। दक्षिण मैदान की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार, और ये कई पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जैसे गिरिया की पहाड़ी आपको मिलेगी यहाँ, बराबर और राजगीर की पहाड़ी मिलेंगी, गया, जेठियन, रामशिला की पहाड़ियाँ आपको यहाँ पर मिलती हैं। दक्षिणी मैदान को मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो गंगा सोन का दोआब, जिसको हम लोग भोजपुर का मैदान भी कहेंगे। भोजपुर का मैदान यानी जो भोजपुर के डिस्ट्रिक्ट के आसपास आप देखेंगे तो प्रादेशिक आधार पर हम दक्षिण के मैदान को डिवाइड कर रहे हैं। एक तो आपका हो गया भोजपुर का मैदान। भोजपुर के मैदान में गंगा नदी तो जा ही रही है, नीचे से यहाँ से सोन नदी एक आती है। तो जो गंगा और सोन नदी के बीच जो मैदान बनता है उसी को हम लोग भोजपुर का मैदान कहते हैं, क्योंकि इसका जो अमूमन हिस्सा है वो आपको भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। उसके बाद मिलता है मगध का मैदान, इसी में आता है। और मगध के मैदान के बाद एक तीसरा मैदान भी इसमें आप देखेंगे, उसका नाम है अंग का मैदान। तो दक्षिणी मैदान को मुख्यतः हम लोग 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। भोजपुर का मैदान, ये गंगा सोन नदी के दोआब के बीच स्थित है। फिर मगध का मैदान और उसके बाद अंग का मैदान। ये पश्चिम से पूर्व की तरफ मैदान का क्रम है। दक्षिणी गंगा के मैदान का सबसे पहले आपको भोजपुर का मैदान मिलेगा, उसके बाद मगध का मैदान जो पटना डिस्ट्रिक्ट वाला है, और लास्ट में आपको अंग का मैदान मिलेगा। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं सोन नदी, पुनपुन, फाल्गु और कियोलू। ये सभी इधर दक्षिणी पठार से निकलती हैं नीचे से, और फिर ये बिहार में जाकर गंगा नदी में मिलती हैं। सोन नदी हो गया, पुनपुन नदी हो गई, कियोलू नदी हो गई। तो ये नदियाँ जो है वो दक्षिणी गंगा में आपको मिलेंगी। तो दक्षिणी मैदान का जो औसत ढाल है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ है। तभी जो पठारी क्षेत्र की जो नदियाँ हैं वो निकलकर ऊपर गंगा नदी में जाकर मिलती हैं। इस चीज़ को आप याद रखना। इसका निर्माण पठारी प्रदेशों से होकर बहने वाली नदियों द्वारा लाई गई बलुई मिट्टी से हुआ है। इस क्षेत्र में ताल क्षेत्र भी एक निम्न भूमि होती है, यहाँ पर आपको मिलेगा, जिनका विस्तार पटना से लखीसराय तक है। इस ताल क्षेत्र में बढ़ैया और मुकामा ताल प्रसिद्ध है। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ताल क्षेत्र आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो दक्षिणी गंगा के मैदान में आपको देखने को मिलता है। एक प्रकार से निम्न भूमि होती है और इसका विस्तार आपको पटना से लखीसराय तक मिलेगा। ताल क्षेत्र में जो मुख्य रूप से फेमस ताल क्षेत्र है वो है बढ़ैया और मुकामा ताल क्षेत्र। मुकामा ताल क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि ये विश्व का सबसे बड़ा ताल क्षेत्र है, मुकामा ताल क्षेत्र। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में प्रश्न आपसे आता है। तो इस तरीके से हमने उत्तर गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा के मैदान को भी पढ़ लिया है, डिवाइड करके पढ़ा है, कॉन्सेप्ट भी इसके देखे हैं और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसको भी देखा है। तो अगर मेंस एग्जाम में गंगा के मैदान के बारे में लिखने के लिए आता है तो 2 भागों में डिवाइड करके अच्छे से इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग बिहार का पठारी क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। बिहार के भौतिक विभाजन को हमने 2 भागों में डिवाइड किया था, भूगर्भिक संरचना के आधार पर, जिसमें हमने 4 प्रमुख चट्टानों को देखा और उनकी अवस्थिति देखी बिहार में कहाँ है, उनके महत्व को भी पढ़ा। उसके बाद भी आकृति के आधार पर हमने बिहार के भौतिक विभाजन को डिवाइड किया, जिसमें तराई का क्षेत्र, फिर उसके नीचे मैदानी क्षेत्र। अब हम लोग पठारी क्षेत्र देखेंगे। जब हम लोग भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो पठारी क्षेत्र में ये त्रिभुजाकार आकृति नीचे वाले क्षेत्र पढ़ते हैं, ये पठारी क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय पठार जो है इसी का एक्सटेंशन आपको यहाँ तक मिलता है, कैमूर और रोहतास के पठार तक। तो जो कैमूर और रोहतास बिहार के डिस्ट्रिक्ट हैं ये पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्षेत्रफल है टोटल 2581 किलोमीटर इस पठारी क्षेत्र का बिहार में। पश्चिम में कैमूर से लेकर पूर्व में बांका तक ये विस्तृत है। तो मेनली हिस्सा आपको यहाँ पर मिलेगा जो पठारी क्षेत्र का दक्षिण का हिस्सा कैमूर और रोहतास वाला, उसके आगे भी इसका एक्सटेंशन होता है औरंगाबाद, गया, नवदा, जमुई और बांका तक। तो ये जो नीचे के सभी डिस्ट्रिक्ट हैं ये सभी आपको पठारी क्षेत्र के अंतर्गत मिलेंगे। कैमूर, रोहतास, गया, नवदा, बांका,
इस पठारी क्षेत्र में 2 क्रम की आपको चट्टानें मिलेंगी। एक तो धारवाड़ की चट्टानें, जैसे हमने धारवाड़ की चट्टानें पढ़ाया था कि दक्षिण पूर्वी हिस्सा जो मुंगेर, जमुई, नवादा और गया वाला है, और दूसरी जो इस पठारी क्षेत्र में मिलेंगी वो मिलेंगी विंध्य चट्टानें जो कैमूर और रोहतास वाली हैं। विंध्य चट्टानों में हमने देखा था कि बलुआ पत्थर और चूना पत्थर मिलता है, तो यही चीज़ यहाँ भी आ जाएगी। और धारवाड़ की चट्टानों में अभ्रक के निक्षेप देखे थे, ग्रेनाइट, नीस व शिष्ट की चट्टानें आपको इस धारवाड़ चट्टानों में मिलेंगी। गया, मंदार, बराबर, जेठियन की पहाड़ियाँ, गंगेश्वरी, राजगिरी, शेखपुर की सुकर पहाड़ियाँ, बिहार शरीफ और मुंगेर की पहाड़ियाँ आपको इस पठारी क्षेत्र में बिहार के मिल जाएंगी। तो ये सभी पहाड़ियाँ देख लीजिए, अगर एग्जाम में आएगी तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। बिहार शरीफ यानी जो नालंदा वाली जो पहाड़ियाँ हैं, मुंगेर की पहाड़ियाँ हो गई, राजगीर की पहाड़ी, शेखपुर की पहाड़ियाँ, गंगेश्वरी, मंदार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मंदार आपसे पूछा जाता है। तो मंदार की जो पहाड़ियाँ हैं वो पठारी क्षेत्र में आपको मिलती हैं, बिहार के दक्षिणतम हिस्से में। बराबर और जेठियन की पहाड़ियाँ भी आपको इसी पठारी क्षेत्र में मिलेंगी। सोन नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है, तो ये चीज़ याद रखना, सोन नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर पठार से सेपरेट करता है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं, जैसे विश्व का सबसे बड़ा ताल क्षेत्र मोकामा के किऊल हरोहर नदी घाटी में स्थित है। बिहार में भारत के लगभग 90% मखाने का उत्पादन उत्तर पूर्व के निम्न क्षेत्र में किया जाता है। बिहार का प्राचीनतम भूखंड दक्षिण का सीमांती पठारी प्रदेश है। क्यों? क्योंकि जब हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो भी जो ओल्डेस्ट भारत का हिस्सा है वो यही प्रायद्वीपीय पठार है, और यही प्रायद्वीपीय पठार का ही तो एक्सटेंशन है दक्षिण का पठारी प्रदेश। छोटा नागपुर पठार को जो सेपरेट करता है यहाँ की सोन नदी सेपरेट करती है। तो ये सारी चीज़ें जब हम अच्छे से पढ़ते हैं, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये सभी ज्योग्राफी जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती हैं, क्योंकि बिहार की ज्योग्राफी हो या इंडियन की ज्योग्राफी हो, है तो सब वही, भौगोलिक स्थिति और जो सारी चीज़ें होती हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो सभी सेम होते हैं। इसलिए इंडियन ज्योग्राफी जब हमको अच्छे से पता होती है तो बिहार की ज्योग्राफी को भी हम अच्छे से पढ़ते हैं, उसके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमने बिहार का भौतिक विभाजन देखा, 2 भागों में डिवाइड करके डिटेल में देखा है। अब इसके बाद हम लोग बिहार का अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। बाकी जो क्वेरीज हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो बच्चे संकल्प बैच से जुड़े हुए हैं अच्छे से पढ़ते रहें। अब उनको एक हम प्लान प्रोवाइड करा देंगे प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि 17 नवंबर को डेट कंफर्म हो चुकी है, तो उस हिसाब से अब हम लोग पढ़ाई करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, जहाँ हैं वहाँ सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जिसे इस संकल्प बैच से ज्वाइन करना है, दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज करके इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकता है। धन्यवाद।